हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन एल स्कोर पेपर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू एसी सोर्स E1 इज इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी एंड E2 इज इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 आर फेड टू एन LR सर्किट। ठीक है भाई। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? 10√3 ओम है। तो अपन को बताना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है, और बेसिकली SCQ है, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर तुम देखो यार, जनरली जो सवालों में जो एसी सोर्स गिवन होते हैं ना, वो एक ही गिवन होते हैं। इस सवाल में कितने गिवन है? दो गिवन है, E1 और E2। चलो एक बार ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा था? इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द एसी सोर्स हैज अ पीक वैल्यू ऑफ द 10√3 वोल्ट। मतलब ये E1 और E2 का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, तो इसका जो पीक वैल्यू जो होगा ना, वो 10√3 वोल्ट होगा। तो क्या है यार, बहुत ही आसान है। तुम क्या करो, ये जो E1 और E2 है ना, इसको यार फेजर की मदद से जोड़ लो। ठीक है, फेजर का यूज करो। मतलब जैसे मैं E1 को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा और इसका पीक वैल्यू मैं 10 वोल्ट लिखूंगा। ठीक है, और E2 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा E2 है उसका जो फेज है वो बेसिकली पाई बाई 3 लेग कर रहा है E1 के फेज से, और इसका भी पीक वैल्यू 10 वोल्ट दे रखा है। और ये वाला एंगल अपने पास कितना है? पाई बाई 3 है, मतलब 60 डिग्री है। तो मेरे हिसाब से जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ठीक है, और इसका जो पीक वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? वो होगा मेरे हिसाब से 20 cos 60/2, मतलब 20 cos 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से कितना? 10√3 वोल्ट। तो यार मेरे को तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। चलो एक बार बी वाला भी देख लेते हैं। बी वाला क्या बोल रहा था? पीक करंट इज हाफ एम्पियर। अब तुम देखो, अगर मैं सर्किट का इंपीडेंस निकालूं तो सर्किट का जो इंपीडेंस आएगा वो कितना आएगा? तो सीरीज LR सर्किट है, तो मेरे हिसाब से जो इम्पीडेंस आएगा वो आएगा अपने पास R² प्लस XL का होल स्क्वायर और पूरे पर रूट, मतलब रूट ओवर 10² प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। सही है, ये मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा? 20 ओम आ जाएगा। तो अगर मैं पीक करंट की बात करूं, पीक करंट वो कितना होगा? वो अपने पास होगा बेसिकली जो भी तुम्हारा पीक वोल्टेज होगा अपॉन इम्पीडेंस, और पीक वोल्टेज में निकाल चुका हूँ कितना है? 10√3 वोल्ट है। तो 10√3/20। तो ये अपने पास कितना आ रहा है? √3/2 एम्पियर आ रहा है। तो इसके हिसाब से बी वाला तो अपना गलत है। द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज पाई/6 रेडियन। तो अब तुम देखो, जो तुम्हारा ई नेट जो आएगा, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? ई नेट अपना सिंपली हो जाएगा 10√3 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/6। भाई जो तुम्हारा ई नेट है ना, वो E1 के फेस से, मतलब पाई/6 रेडियन लैग कर रहा है। भाई ये वाला एंगल अपने पास जो होगा ना, वो पाई/6 का ही तो होगा। ठीक है, तो ये तो आसान है निकालना। मतलब मैं अगर ये लिखता भी ना, जब भी तुम बता सकते थे। जैसे अगर मैं करंट का फेस ऐसे मान लूं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि VR को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और VXL को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और VR और VXL का जो रिजल्टेंट होगा वो अपना ई नेट ही होगा। तो ई नेट अपना ऐसे आएगा। सही है। तो अब तुम देखो यार, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, जिसको मैं फाई बोल देता हूँ, तो टेन फाई की वैल्यू मेरे हिसाब से मैं लिखूंगा XL/R। ये तुम्हें पता होगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से? 10√3/10। 10 से 10 गया तो फाई कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया? पाई/3 हो गया। तो यहाँ पर तो पाई/6 लिखा हुआ है ना, तो सी गलत है। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 1/√2। तो पावर फैक्टर क्या होता है अपने पास? मतलब कॉस फाई, मतलब कॉस पाई/3। तो ये तो हाफ आ रहा है ना यार, तो ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा अपने पास वो क्या होगा? इसका आंसर अपने पास हो जाएगा सिंपली ऑप्शन ए, बस। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
current sensitivity of a MCG is increased by 50% and its resistance increased so that the new resistance is twice of the initial resistance। अपन का बताना है कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन को पता है कि जो सी थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी आई एन ए के बराबर होता है। भाई एक मूविंग कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो उसके बराबर होता है, जो कि इस रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है। और ये थीटा अपॉन आई को अपन क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी, जो कि किसके बराबर आएगा, बी एन ए बाई सी के बराबर आएगा। अगर मैं दोनों तरफ आर का डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बेसिकली वोल्टेज सेंसिटिविटी। और ये आर क्या होगा, बेसिकली आर अपने पास होगा एमसीजी का रेजिस्टेंस। सही है। तो अब तुम देखो यार, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी था। सही है, करंट सेंसिटिविटी, इसको मैंने बेसिकली मूविंग कॉइल गैलन मीटर के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। तो अब जैसा बोला जा रहा है कि ये तुम्हारा 50% बढ़ चुका है, ठीक है, और रेजिस्टेंस तुम्हारा डबल हो चुका है। डबल का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से 100% वो बढ़ चुका है। तो बेसिकली जब मैं नया वोल्टेज सेंसिटिविटी कैलकुलेट करूंगा तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ 1.5 CS और नीचे मैं लिख सकता हूँ 2R। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 3/4 CS/R। तो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना वो पहले की वोल्टेज सेंसिटिविटी के 3/4 टाइम्स है। तो इंक्रीज का तो कोई सवाल ही नहीं होता। डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ नहीं, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4। तो ये सही है ना यार, तुम्हारा 1/4 के फैक्टर से तो डिक्रीज हुआ है वो। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना क्या होगा, आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ द इन्फिनिट मेटल शीट carrying the electric current along its surface. The current per unit length is J. A current carrying square loop is placed nearby the metal sheet such that the plane of the square is perpendicular to the plane of the sheet. ठीक है, देन अपन को बताने की कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो तुम्हारी करंट है ना वो बेसिकली ना बार की तरफ फ्लो कर रही है और ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब करंट पर यूनिट लेंथ अपने पास यूनिफॉर्म है, जो कि अपन को क्या गिवन है, जे गिवन है। ठीक है, मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पूरे रीजन में वो कुछ ऐसी होगी, किसके कारण, इस इन्फिनाइट शीट के कारण। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मेरे हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अपने पास म्यू नॉट J/2। सही है, ये शायद तुम्हें पता होगा। तो ये एक तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो अपन को पता है कि अगर कोई भी अपने पास एक क्लोज लूप होता है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग लूप पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो कितना होता है, 0 होता है। तो F मैग्नेटिक अपना 0 होगा। तो A और B तो बाय डिफॉल्ट अपने गलत हो गए। ठीक है, अब तुम देखो यार, तुम्हारा इस करंट कैरिंग लूप में जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो किधर आएगा, ये अपना आएगा अंदर की तरफ। सही है, तो एम वेक्टर अपना अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो बेसिकली इस प्लेन में ही है, तो टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये अपने दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो टॉर्क तो लगेगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नहीं है ये, लेकिन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि एफ नेट 0 है ना, तो इसलिए जो आंसर होगा अपने पास वो क्या होगा, अपने पास ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रीजन बिटवीन द x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू d कंटेन्स द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, जो कि माइनस का बी कैप है,
ठीक है, तो यार मैं इसको x इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन बोल रहा हूँ, इसको मैं x इज इक्वल टू डी वाली लाइन बोल रहा हूँ, और इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और जो कि अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अ पार्टिकल ऑफ द मास m एंड चार्ज q एंटर्स द रीजन विद द वेलोसिटी ऑफ v वेक्टर, जो कि vi कैप है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज q है, मास m है और वेलोसिटी अपनी बेसिकली इस तरफ है। अब क्या बोला है, इफ स्मॉल d इज इक्वल टू एम वी अपॉन टू क्यू बी, ये जो विड्थ है ना वो कितनी तरह की है, एम वी अपॉन टू क्यू बी तरह की है। द एस्केलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट्स इमरजेंस एट द अदर साइड इज। ठीक है यार, मुझे पता है कि जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो बेसिकली सर्कुलर होगी, तो कुछ ऐसे होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है कि सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का जो सेंटर है वो इधर होगा, और जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, तो रेडियस अपना बराबर होगा एम वी अपॉन क्यू बी के। तो मेरे हिसाब से ये जो डी गिवन है ना अपने को, ये गिवन है आर बाई टू, अगर तुम ढंग से देखो तो अपन के पास जो ये वाली जो लेंथ है वो आर बाई टू है, सही है। और अपने पास जो ये होगा, ये वाली लेंथ जो होगी ये तो आर के बराबर ही तो होगी, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो एंगल आ रहा होगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब तुम देखो, जब तुम्हारा ये पार्टिकल बाहर निकलेगा मतलब, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, और ऑफ कोर्स ही बात है कि स्पीड तो मेरी अनचेंज रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ना, कोई भी वर्क डन नहीं करती है, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की चेंज होगी नहीं, तो मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, तो स्पीड तो अपनी वी रहेगी। और मेरे हिसाब से ये वाला एंगल अपने पास 60 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल अपने पास 90 डिग्री ही होगा, और ये वाला एंगल अपने पास आएगा 30 डिग्री। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूँ बेसिकली आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, तो कैसे लिखूंगा मैं, इसके कंपोनेंट कर दिए तो इस तरफ आएगा मेरे पास कितना, वी कॉस 30, और ऊपर की तरफ क्या आएगा अपने पास, वी साइन 30। तो जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वी कॉस 30 आई कैप प्लस वी साइन 30 जे कैप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो अपन को तो एस्केलेशन फाइंड आउट करना है, तो एस्केलेशन किसके बराबर होगा, जो भी तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, कब, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड मानूंगा, मतलब फिर तो आंसर ही जीरो हो जाएगा अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड नहीं मानोगे, तो मतलब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मानूंगा जो कि बी के बराबर, जो कि अंदर की तरफ है। तो एक्सप्रेशन होगा अपने पास एफ एम वेक्टर बाय मास, सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मास, मतलब क्यू वेलोसिटी वेक्टर अपने पास है ही वी कॉस 30 आई कैप प्लस वी साइन 30 जे कैप। इसका मैं क्रॉस करूंगा किसके साथ, माइनस का बी के कैप के साथ, डिवाइड बाय एम। तो ये अपने पास क्या है, एस्केलेशन वेक्टर है। देख लेना यार कौन सा ऑप्शन सही है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ऑफ द सेम रेडियस with the second right side coil rotated slightly clockwise relative to the first when looked from the above as shown in the figure. A large current is suddenly injected into the left side loop. What will happen to the right side loop? अब तुम्हें डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रखा होगा, तो बेसिकली एक सर्कुलर लूप तुम्हारा ऐसे है, सही है, ये वाला ही है, और दूसरा सर्कुलर लूप तुम्हारा ऐसा है, जैसा क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि जो तुम्हारा ये जो सेकंड मतलब जो राइट साइड वाला जो सर्कुलर लूप है ना, ये रोटेटेड है स्लाइटली क्लॉकवाइज, तो इसको अपन ने थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये वाला सर्कुलर लूप अपने पास ऐसे है। अब पहले वाले सर्कुलर लूप में अपन बेसिकली लार्ज करंट को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो करंट अपनी कुछ ऐसे मान लेते हैं, और ये जो करंट है, ठीक है, वो क्या है, मतलब इंजेक्ट करिए ना अपन ने, तो लार्ज करंट को इंजेक्ट करिए, तो ऑफकोर्स ये बात है कि कुछ देर के लिए तो करंट है ना अपनी बढ़ रही होगी समय के साथ, ये तो मैं मान सकता हूँ ना कि करंट अपनी समय के साथ बढ़ रही होगी कुछ देर के लिए, क्योंकि इंजेक्ट कर रहे हैं अपन और लार्ज करंट को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड मेरे हिसाब से कुछ ऐसी होगी, सही है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। तो अब तुम देखो होगा क्या कि करंट अपनी समय के साथ बढ़ रही है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी समय के साथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी,
तो होगा क्या कि ये वाला जो अपने पास कंडक्टिंग लूप है ना, तो इसमें जो करंट है ना वो इंड्यूस होगा, और वो कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें जो करंट है वो कैसे इंड्यूस होना चाहिए फिर? तो इसमें जो करंट अपने पास है वो कुछ ऐसे इंड्यूस होना चाहिए। सही है। और ये जो है ना वो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हुआ है। तो अब तुम देखो, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ ना कि एक करंट कैरिंग कॉइल को मैं एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसको भी मैंने बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया, और इसको भी मैंने बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया। तो मुझे पता है कि ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा इसमें तुम्हारा, और इस वाले में बेसिकली ये वाला नॉर्थ होगा और ये वाला साउथ होगा। सही है, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर तुम देखो, साउथ साउथ नजदीक है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। सही है, तो इनमें रिपल्शन होगा। तो इस लेफ्ट वाले सर्कुलर लूप पर जो फोर्स है वो अपना लग रहा होगा इस तरफ, और ये राइट वाले सर्कुलर लूप पर जो फोर्स है वो अपना लग रहा होगा इस तरफ, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से। तो फोर्स ऑन द लेफ्ट, मतलब अपन को तो किसके बारे में बताना है, राइट साइड लूप के बारे में बताना है, मतलब इसके बारे में बताना है। तो इस पर जो फोर्स है वो तो राइट पर ही लग रहा है ना। ठीक है। तो फोर्स टू द राइट, फोर्स टू द लेफ्ट तो गलत होगा बोलना। तो ए वाला तो गलत है अपना, बी और सी में से हो सकता है। और डी वाला क्या बोला, कांट टेल विदाउट नोइंग इन विच डायरेक्शन द करंट इंजेक्टेड इनटू द लेफ्ट लूप। तुम करंट को ना ऐसा करो, ये वाले लूप में ना उल्टी डायरेक्शन में इंजेक्ट कर लो, जब भी आंसर सेम ही आएगा। तुम करके देख लेना यार एक बार। ठीक है। तो डी भी आंसर नहीं होगा, बी और सी में अपन देखते हैं। तो फोर्स टू द राइट, तो यहां तक तो सही है। टॉर्क रोटेट्स क्लॉकवाइज इन द टॉप व्यू, टॉर्क रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज इन द टॉप व्यू। तो अब तुम देखो, ये जो अपन के पास राइट साइड वाला जो लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड मेरी कुछ ऐसी है, मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसी ही है। और इसका जो एम वेक्टर है अपना, तो एम वेक्टर अपने पास होगा सिंपली ऐसे, एम वेक्टर अपना ऐसे है। और जो अपना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो कैसे है, ऐसे, मतलब मान सकता हूँ मैं कि कुछ ऐसे है। तो मुझे पता है कि ये जो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो वैलिड जब है जब बी बी वेक्टर अपना क्या हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो। और यहाँ पर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन के तौर पर तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि डायरेक्शन के तौर पर जो अपन का जो टॉर्क का जो डायरेक्शन आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा। मतलब यार एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में अपना टॉर्क लग रहा होगा। टॉर्क एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसा आ रहा है देखो। तो अगर ऐसा आ रहा है तो क्लॉकवाइज है यार मेरे हिसाब से। तो अगर अपना क्लॉकवाइज है तो आंसर तो यार मेरे हिसाब से फिर बी बेस्ट लग रहा है मेरे को इस क्वेश्चन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्विच वन इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन स्विच टू इज क्लोज्ड एट अ पॉइंट ए एंड स्विच वन इज ओपन साइमल्टेनियसली एट टाइम t is equal to 0. Inductors are ideal and the battery has a no internal resistance. There is a no loss of a heat during the switching. Then choose the incorrect statement. ठीक है भाई। तो अब तुम देखो, जो तुम्हारा ये स्विच है ना वो बहुत ही लंबे समय तक के लिए क्लोज्ड है। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि जो तुम्हारा करंट का पाथ होगा वो कुछ ऐसे होगा, क्योंकि जो इंडक्टर है ना वो तो एक तरीके से शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो और ये करंट कितनी होगी, करंट मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ये अपने पास हो जाएगी सिंपली 8/4 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर। तो तुम देखो, ए वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बिफोर टाइम टी इज इक्वल टू 0 द करंट इन 3 हेनरी इंडक्टर इज 2 एम्पियर। तो बिल्कुल सही बात है, ये मतलब इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। बिफोर टाइम टी इज इक्वल टू 0 द करंट इन 1 ओम रजिस्टर इज 0। हाँ भाई, इस वाले रजिस्टर में तो कोई भी करंट नहीं जाएगी। सही है। तो ये वाला भी अपना सही है।
अब क्या बोल रहा है, द टोटल हीट डिसिपेटेड इन 1 ohm रजिस्टर आफ्टर द टाइम t इज कुछ 0 इज 18 जूल या फिर 12 जूल। चलो यार इसको करते हैं। तो अब क्या करा है मैंने, बेसिकली स्विच 2 को कनेक्ट कर दिया है, मतलब एक तरीके से स्विच को कनेक्ट कर दिया है मैंने ए और इस 2 के बीच में। तो अब जो मेरा इफेक्टिव सर्किट डायग्राम है वो कैसा दिखेगा, देखो। तो मेरा इफेक्टिव सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, सही है। तो पहले तो मैं बात करता हूँ टाइम टी इज जीरो। तो टाइम टी इज जीरो पर क्या होगा कि इस वाले में जो करंट रहेगी वो कितनी रहेगी, इस वाले में करंट रहेगी 2 एम्पियर, और इसमें भी कितनी रहेगी, 2 एम्पियर ही रहेगी। क्यों रहेगी भैया, क्योंकि इंडक्टर में जो करंट है वो एकदम से चेंज नहीं होती है, ठीक है, ड्यू टू फ्लक्स कंजर्वेशन। अब तुम देखो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो तुम्हारा ये बनेगा वो कैसे बनेगा, वो मेन है। तो मेरे हिसाब से t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर अपने पास ये कुछ ऐसा बनेगा। कि इसमें तो 2 एम्पीयर ही रहेगी और ये 2 एम्पीयर ऐसे फ्लो करता रहेगा, सही है। और इनमें अपनी, इनमें मतलब ये वाली करंट अपनी जीरो हो जाएगी। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे इस इंडक्टर में जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती थी ना टी इज जीरो पर, वो सारी की सारी डिसिपेट हो चुकी है, और वो डिसिपेट कहाँ होगी, बेसिकली इस वाले रजिस्टर में। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर करेगा ये वाला इंडक्टर, तो हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, सही है। तो 12 जूल। तो हीट लॉस तो मेरा 12 जूल आएगा। तो ऑफकोर्स ये बात है कि ये सही होगा और ये गलत होगा, तो आंसर तो अपना सी होगा। इसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं हीट लॉस वाले को, और जिसमें तुम्हें शायद फीलिंग आएगी, क्योंकि इसमें शायद तुम्हें फील नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसे बोल दिया आपने डायरेक्टली। सही है, चलो एक और तरीके से कर लेते हैं, उसमें तुम्हें फील आ जाएगा। तो इसमें तुम देखो अपन के पास जो इफेक्टिव सर्किट डायग्राम था वो कुछ ऐसे है, सही है। तो किसी भी टाइम टी पर मैं करंट मान लेता हूँ आई, ठीक है। तो मैंने करंट मान ली कितनी आई, तो इसमें आई, इसमें आई, ठीक है। अब तुम देखो ये आर का वैल्यू कितना था अपने पास 1 ओम है, और ये एल का वैल्यू कितना अपने पास 6 हेनरी है। अब मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो जो मेरे पोटेंशियल का चेंज है वो कितना है, माइनस का आई इंटू वन, ठीक है। फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल का चेंज है नहीं। भाई मैंने क्यों बोला इधर, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले इंडक्टर में जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो हरदम जीरो मेंटेन करना है मेरे को। तो मतलब पोटेंशियल हरदम मेरे को जीरो मेंटेन करना है, मतलब मेरा डी आई बाई डी टी जीरो होना चाहिए। डी आई बाई डी टी जीरो होने का मतलब आई मेरी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसलिए मतलब इस वाले इंडक्टर में जो करंट है ना वो हरदम कांस्टेंट रहेगी, इसलिए मैं बोल दिया था कि इसमें हरदम 2 एम्पियर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो मुझे तो पता है कि यहाँ पर तो 2 एम्पियर ही मेंटेन रहना चाहिए हरदम, लेकिन मैं तो ऐसे जा रहा हूँ तो पोटेंशियल का चेंज तो मेरा जीरो ही है। फिर मैं इंडक्टर के अक्रॉस जा रहा हूँ करंट के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल का चेंज क्या होगा मेरे पास, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, मतलब माइनस का 6 डी आई बाई डी टी। यहाँ पर तुम देखो क्या लिखूंगा मैं, माइनस का आई इज इक्वल टू 6 डी आई बाई डी टी, विथ माइनस साइन भी आएगा इधर। तो डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस का डी टी बाई 6, दोनों तरफ इंटीग्रेट। टाइम टी इज जीरो पर जो तुम्हारी करंट है ना वो कितनी होगी, मेरे हिसाब से जो करंट थी वो 2 एम्पियर थी, सही है। किसी भी टाइम टी पर जो तुम्हारी करंट होगी कितनी होगी अपन को निकालना है, तो ये आएगा लॉन आई बाई टू इज इक्वल टू माइनस टी बाई 6। तो आई की वैल्यू आएगी 2 e⁻t/6। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब मेरे को तो हीट लॉस निकालना है। तो हीट लॉस कैसे निकालूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 e⁻t/6 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर कितना अपने पास 1 इंटू डी टी। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है मेरे को, जीरो से इन्फिनिटी तक करना है। तो यार मेरा ये हीट लॉस आएगा, सॉल्व करके देख लेना, ये अपने पास 12 जूल आएगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें बता भी दिया कि डायरेक्टली अपन कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आंसर 12 जूल होना चाहिए हीट लॉस का। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो चुका है।
अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंडक्टिंग बार ऑफ द थिकनेस d इज मेड टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्शन b. Top and the bottom faces of the bar are parallel to the lines of the magnetic field as shown in the figure. If the surface charge density on the upper and the bottom face of the bar is sigma, और जो कि अपन को n एप्सिलॉन नॉट गिवन है, और u का वैल्यू अपने को 20 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास 10 टेस्ला है, तो अपन को फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू कितनी होगी। तो अब तुम देखो होगा क्या कि जैसे ये कंडक्टिंग बार है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो वेलोसिटी है ना वो इस तरफ है, तो वो अपन को u गिवन है। अब तुम देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी इस तरफ है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तुम आराम से निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स हमारा ऊपर की तरफ आएगा। दो का क्या है कि जो ऊपर वाली सरफेस है ना अपनी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होगा, सही है। और जो अपन के पास ये जो नीचे वाली सरफेस जो होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे चार्ज आएगा अपने पास। तो लेट सपोज यहाँ पर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी इंस्टेंट पर सिग्मा बोलूंगा, तो इधर मैं माइनस सिग्मा बोलूंगा। तो एक तरीके से इनके बीच के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी नेट है ना, वो होनी चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। भाई एक शीट के कारण होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 शीट है तो इसलिए मैंने इंटू 2 करा है, तो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम देखो अपन को तो सिग्मा फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा जब अपन को फाइंड आउट करना है जब स्टडी स्टेट रीच हो जाएगी एक तरीके से, मतलब फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तुम्हारी ऊपर वाली सरफेस पर, सही है। तो अब तुम देखो मैग्नेटिक फोर्स अपना किसके बराबर होगा, ई यू बी के बराबर, और जो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपना नीचे की तरफ आएगा, जो कि किसके बराबर होगा, ई इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फर्दर एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा, तो ई यू बी इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे हिसाब से ई और ई कट गया, यहाँ से तुम सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट यू बी, ठीक है। तो ऐसा ही यूनिट में दे रखा आंसर, तो एप्सिलॉन नॉट तो आ गया है, और यू का वैल्यू कितना अपने पास है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 0.2 मीटर पर सेकंड, और बी कितना अपने पास 10 टेस्ला, तो आ जाएगा अपने पास कितना 2 एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, सही है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 is equal to 10 टेस्ला and B2 is equal to 20 टेस्ला exist above and below the current carrying sheet as shown in the figure. If K is the current per unit length in the sheet, और K का वैल्यू क्या गिवन है अपने को 200 नीटा म्यू नॉट एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो अपन को शायद ये नीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करूंगा, मैं एक लूप कंसिडर करूंगा ऐसा कुछ, ठीक है। और बेसिकली मैं बोल रहा हूँ ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, ये अपना डी है, और मैं इस लूप पर है ना एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई इनके बराबर होगा। तो ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए, सही। तो अगर मैं लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करूं ए से बी, तो मेरे हिसाब से जो आएगा वो क्या आना चाहिए, तो लेट सपोज ये वाली जो मेरी लेंथ है वो मेरी एल के बराबर है, और ये वाली जो लेंथ है वो मेरी एच के बराबर है। तो ए से बी में मेरा लाइन इंटीग्रल क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए माइनस का B2 इंटू एल। बी से सी में क्या आना चाहिए, 0 आएगा भाई, क्योंकि तुम जा ऐसे रहे हो और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सही है। तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर हरदम परपेंडिकुलर होगा, तो लाइन इंटीग्रल भी इसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर अपना 0 होगा हर छोटे छोटे के लिए, तो टोटल के लिए भी कितना होगा, 0 होगा। फिर सी से डी में क्या आएगा लाइन इंटीग्रल अपना, B1 इंटू एल आएगा,
और डी से ए में क्या आएगा, तो दोबारा जीरो होगा क्योंकि हरदम तुम्हारा बी वेक्टर और डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो बी वेक्टर तो डीएल वेक्टर जीरो होगा, तो उसका लाइन इंटीग्रल भी जीरो होगा। ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई इन, और आई इन किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ये के गिवन है करंट पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली इस वाले रीजन में जो अपनी करंट जो आएगी वो कितनी आएगी, मेरे हिसाब से आनी चाहिए कितनी, मेरे हिसाब से आनी चाहिए बेसिकली के इंटू एल, के इंटू एल। लेकिन तुम देखो जो करंट है ना वो तुम्हारी ऊपर की तरफ जा रही है शीट में, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं ये प्लेन में तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है और अपन घूम कैसे रहते, घूम अपन ऐसे रहते क्लॉकवाइज में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अपन को माइनस का म्यू नॉट आई लिखना चाहिए। सही, तो एल 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 कट चुका है, के की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, के की वैल्यू अपने पास आ जाएगी सिंपली b2 माइनस b1 अपॉन म्यू नॉट, मतलब क्या आ गया अपने पास ये 10 अपॉन म्यू नॉट। तो मेरे हिसाब से जो नीटा होगा ना वो कितना होगा, 20 होगा यार, नीटा का वैल्यू 20 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स ऑफ द मास m ईच आर फिक्स्ड टू अ मासलेस रॉड ऑफ द लेंथ 12. The rod is smoothly hinged to a one end of the ceiling. It performs oscillation of the small angle in the vertical plane. If the length of the effective simple pendulum is xl/3, तो अपन को x वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें ये होगा कि ये जो अभी पूरा सिस्टम है ना वो एक फिजिकल पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। तो टाइम पीरियड क्या था अपने पास, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई हिंज अपॉन मास ऑफ द सिस्टम इंटू जी इंटू डी सी एम। यहाँ पर ये डी सी एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो जो तुम्हारा ये सिस्टम का जो सेंटर मास होगा ना वो हिंज से कितनी दूरी पर होगा, तो वो डी सी एम होगा बेसिकली। अब ये अपना है ना एक इफेक्टिव सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, जिसका लेंथ में एल इफेक्टिव बोल रहा हूँ। तो इसका जो टाइम पीरियड अपने पास आता है वो क्या आता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल इफेक्टिव बाई जी। तो ये अपना ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल इफेक्टिव बाई जी के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम्हें एल इफेक्टिव की वैल्यू निकालने की क्या होगी, जो कि अपन को एक्स एल बाई 3 दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। अब तुम देखो इसके अबाउट जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, तो मेरे हिसाब से वो होगा एम एल स्क्वायर प्लस एम इंटू 2 एल का होल स्क्वायर, क्योंकि रॉड तो अपनी मासलेस है तो उसका तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैलकुलेट करूंगा नहीं, और ये अपना पॉइंट मास की तरह है। दिया जाएगा ये 5 ml²। मुझे पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो कहीं इधर होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। तो ये अपने पास L/2, ये अपने पास L, तो एक तरीके से जो मेरा DCOM है वो कितना आएगा, 3L/2 आएगा। और मास ऑफ द सिस्टम तो अपने पास कितना है, 2m है। तो अब तुम देखो इधर, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई हिंज जो कि 5 ml² है अपॉन मास ऑफ द सिस्टम जो कि 2m है इंटू जी इंटू डी सी ओ एम, जो कि अपने पास कितना है, अपने पास डी सी ओ एम कितना है यार, 3L/2 है। ये किसके बराबर होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल इफेक्टिव बाई जी। तो मेरे हिसाब से 2 पाई से 2 पाई गया, जी से जी गया, ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया मैंने, एम से एम गया, एक एल से एल गया, 2 से 2 गया। मेरे हिसाब से क्या आ रहा है अपने पास, ये 5L/3 अपना क्या आ रहा है, एल इफेक्टिव आ रहा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ चुकी है। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन होते हैं खत्म। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, और या नहीं तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। मेरा तो बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।